So, welcome everybody. Welcome to our self-learning classes. So, what is the objective? जब आपकी काउंसलिंग करी गई थी और जब आपको एडमिशन दिया गया था तो आपको सेल्फ लर्निंग के बारे में क्लासेस के बारे में बताया गया था. Vipul knows about it. Most of the students are already aware, but let me repeat myself. It will take a minute's time. What is the objective? That these skills, this is called soft skills. हम सब लोग पूरा टाइम ज़्यादातर हार्ड स्किल्स के पीछे भागते हैं. हार्ड स्किल्स होते हैं हमारे 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मल्टीपल सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास, कि वो जो कागज़ के टुकड़े हम इकट्ठे करते हैं, जो हमारी उससे ग्रोथ होती है, उसे हार्ड स्किल्स कहा जाता है. जो प्रोसेस में है, सदियों से चला आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा. लेकिन उसके साथ साथ जो आपके अपनी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका कम्युनिकेशन, आपका मैनेजमेंट, आपका एटिकेट. अब एटिकेट, टेलीफोन अटेंड करने के एटिकेट, ईमेल रखने के एटिकेट, कम्युनिकेशन करने के एटिकेट, हायरार्की फॉलो करने के एटिकेट, ये सारी जो चीज़ें आती हैं सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं. So these skills helps you to grow personally, professionally, socially and mentally, right? तो जब आप इन स्किल्स को अपने रेगुलर लाइफ में इम्बाइब करते हैं, जब आप इन स्किल्स में फॉलो करते हैं, आप इसको अपने करेक्टर में डाल देते हैं, तब आपका एक करेक्टर डेवलप होता है. आपके अंदर इंटीग्रिटी आता है, प्रोफेशनलिज्म आता है, आपको पता होता है कि आप किस इंडस्ट्री के लिए क्या काम कर रहे हो. तो आपका वो करेक्टर बनना बहुत ज़रूरी होता है, राइट? और जब इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और जब ये करेक्टर में आती है तो आप मैच्योर कंसिडर किए जाते हो. मैच्योरिटी सिर्फ एज से नहीं आती, एक्सपीरियंस से आती है. जितना ज़्यादा काम करोगे, जितना प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग काम करोगे, आप उतने मैच्योर अपने आप होते चले जाओगे अपने एक्सपीरियंसेस से. तो कई बार हम देखते हैं कि 19 साल के बच्चे ने $1 बिलियन कंपनी बना ली, 15 साल के बच्चे ने बना ली, और कई 50 साल के 60 साल के लोग हैं वो अभी तक नहीं बना पाए. तो क्या प्रॉब्लम होगी? ठीक है, उनके काम में, एक्सपीरियंस में, मैच्योरिटी में, लक में, वैसे अवसर मिलने ना मिलने पे. लेकिन मैच्योरिटी सिर्फ एज से ही आएगी ये ज़रूरी नहीं. या और आप जिस इंडस्ट्री में हो, आप लोग खुद क्रिएटिव आर्टिस्ट हो, राइट? तो आप में उस लेवल की मैच्योरिटी सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट की जाती है. और ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, ये क्लासेस ऐसी है जिसके अंदर हम आप सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, और आपको बोलने की आज़ादी दी जाती है, आप अपने लर्निंग एक्सचेंज करने की आज़ादी दी जाती है. कि आपको कोई भी चीज़ लगता है कि ये आपके फ्रेंड्स को, आपके मेंटर्स को, टीचर्स को ये चीज़ पता होनी चाहिए, आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं. आप सब इस ग्रुप में कनेक्टेड हैं, राइट? और हम यहाँ पे हमारा जजिंग एटीट्यूड नहीं है. नो वन इज़ रॉन्ग, एवरीबडी हैज़ देयर ओन ओपिनियन, दे हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव. तो मैंने कोई वीडियो देखी, मैंने उसमें अपनी कोई लर्निंग निकाली, ज़रूरी नहीं है कि वो लर्निंग सबके लिए इम्प्लीमेंट हो या सबके लिए सेम हो. आप सब अपनी अपनी भी लर्निंग एक्सचेंज करें, शेयर करें, बताएं उसके बारे में, ताकि मैं एक ही वीडियो से 15 तरह की बातें सीख पाऊँ, राइट? तो इन क्लासेस का ये ऑब्जेक्टिव है, जो इस महीने से, आज संडे का दिन इसलिए रखा है क्योंकि बाकी सारे दिन बिजी चल रहे थे, आपकी रोज़ क्लासेस हो रही थी, तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे. मैंने रिक्वेस्ट करी है, हमारे साथ ज्योतिर्मय सर भी हैं हमारे साथ. आई एम रिक्वेस्टिंग कि शायद अतुल सर भी ज्वाइन करेंगे हमारे को, और वो भी बताएंगे कि इन स्किल्स का क्या इम्पोर्टेंस है, और एज ए एनिमेटर, एज ए क्रिएटिव प्रोफेशनल आपको और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. उसके बाद हम प्रॉपर आपको स्केड्यूल देंगे कि हफ्ते में एक क्लास आपको ज़रूर मिलेगी. उसका टाइमिंग
आपको व्हाट्सएप पे अपडेट कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। Yes, तो sir. आई वुड लाइक टू कॉल हमारी वर्षा मैम। वर्षा मैम, Yes, sir. व्हाट डू Yeah. यू? ये Yes. Okay. So, guys, first, because we are here to, after learning, having this learning, you guys will be going to industry and working with people, and you also might be working as an individual. So let's discuss that what issues you are going to face further, and how to deal with such situations which you might not be internship भी ले रहे हैं, and I don't know if somebody is taking freelance project as well. So अगर कोई ले रहा है तो they will understand what I'm saying. Like, see, जब आप किसी कंपनी में, प्रोफेशनल कंपनी में काम करते हैं, एंड गाइज यू गाइज कैन आस्क एनी क्वेश्चंस अगर आपको बीच में लगता है किसी भी स्टूडेंट को कि आपको क्वेश्चन कुछ आ रहा है माइंड में, तो यू गाइज कैन आस्क एनी टाइम. So when you are in a professional फील्ड, व्हेन जब आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं अपनी डिग्री लेकर के, तो वहां पे तो आपको प्रॉपर पाइपलाइन फॉलो होती है. वहां पे सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए, वेदर इट इज लाइक आई विल से वेदर इट इज अ ग्राफिक वर्क और वीएफएक्स वर्क, दे फॉलो अ पाइपलाइन जो बड़ी कंपनीज होती हैं. तो उसमें आपको मतलब बिगर पिक्चर तो हमेशा मैं कहती हूँ कि हर चीज की होनी चाहिए, बट आप एक पर्टिकुलर चीज में काम करते हो वहाँ पे, और एक एनवायरमेंट समझते हो कि कैसे काम हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं साथ में. मे बी आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर कर रहे हो, वहाँ पे एनिमेशन डिपार्टमेंट भी अलग से होता है और प्री प्रोडक्शन का अलग होता है. तो ये आप लोग को क्लासेस में भी बताई जाती हैं कि क्या है प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन. तक अटेंड किया तो आगे में आपको बताया जाएगा कि ये हमारे फील्ड में जब आप आते हो तो ये 3 स्टेजेस होते हैं, वेदर इट इज एडवर्टाइजिंग कंपनी हो, या फिर आपका फिल्म्स पे काम होता हो, या फिर ग्राफिक में भी होता हो. बहुत से यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने काम भी दिया है, जैसे पोस्टर डिजाइनिंग तक होता है, एक बेसिक सी चीज है. तो उसमें भी यू हैव टू डिजाइन फर्स्ट कि कैसे चीजों को प्लेस करना है, हर चीज का प्रोसेस है. तो सिमिलर वे आप जब बड़ी कंपनी में जाते हो तो वहां पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. विद टाइम यू लर्न थिंग्स वैसे एनवायरमेंट में रह के. बट अगर आप एज एन इंडिविजुअल काम करो, अगर आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ले रहे हो, जो कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ऑब्वियस है, व्हेन यू मीट पीपल, आपको अगर आपका काम अच्छा है तो लोग आपको अप्रोच करते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, अगर आपका काम लोगों के बीच तक पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली एक टाइम पीरियड के बाद ना आपके पास लोग खुद आते हैं कि आप ऐसा प्रोजेक्ट है, इस पे आप काम करना चाहोगे. कई लोग नए आइडियाज लेकर के आते हैं. तो वहां पे इश्यूज क्या फेस करते हैं हम बीइंग एन आर्टिस्ट, कि कैसे क्योंकि आप अगेन बहुत नए लोगों से मिलोगे, ठीक है. कई ऐसे भी होंगे जिनको इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ होंगे जिनको आइडिया भी है. तो अलग अलग क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करना है, यहाँ पे आपका एक प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं. तो जिनको ऑलरेडी नॉलेज है इंडस्ट्री के बारे में, जो थोड़ा सा R&D करके आ रहे हैं, तो उनमें तो चलो ठीक है, आप इजीली उनको कन्वे कर सकते हो जो भी आप बीइंग एन आर्टिस्ट या क्रिएटिव पार्ट में आपको कितना टाइम लगता है, क्या चीजें होती है. सो आई विल टेल यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो कि हम लोगों ने भी क्या चीजें फेस की थी जब एज अ टीम भी हम लोग फ्रीलांसिंग में, आप लोग एज अ टीम भी काम करते हो जब आपके बड़े प्रोजेक्ट्स आपके पास आते हैं, तो क्या क्या इश्यूज हमने फेस किए हैं. तो हमारे मतलब सीनियर से ही आप चीजों को समझ करके देन you can avoid doing such mistakes. So there was a project, ठीक है, एक 3D का project था. As a team we 4 people were working on it. So अब क्या है कि जो client side है, तो there was a person in between जिन्होंने हमें introduce करवाया था client के साथ.
तो क्या हुआ कि दे हैड नो आइडिया कि हमारा 3D में कैसा काम होता है, कि एक मॉडलिंग होती है, टेक्सचरिंग होती है। जिनको नहीं भी आइडिया है, जो आप आ रहे हो, आप लोग सीखोगे कि क्या प्रोसेस होता है। जैसे आजकल ई लर्निंग का प्रोजेक्ट पे मोस्टली मैंने काफी काम किया, और आप लोगों को भी चांस मिलेगा। क्लासेस में भी हम लोग आप लोगों को बताते हैं किस तरीके के प्रोजेक्ट्स मार्केट में भी अभी आ रहे हैं, ठीक है। सो एक ई लर्निंग प्रोजेक्ट का काम था, और उसमें 3D का प्रोसेस था, जिसमें 3D में ही बहुत टाइम लगता है आपको उस प्रोसेस में। आपके मैंने जैसे बताया, मॉडलिंग होती है, टेक्सचरिंग होती है, लाइटिंग होती है, कुछ में तो मतलब आपका पार्टिकल सिमुलेशन भी होता है। तो जिनको नहीं भी समझ में आ रहा, आप ये प्रोसेस समझो कि इशू क्या आ रहा था यहाँ पे। तो क्या हुआ कि क्लाइंट साइड में उनको पता ही नहीं कि ये चीजें काम कैसे हो रही हैं, और रेंडरिंग एक अलग से होता है 3D में। रेंडरिंग पार्ट अलग से होता है, विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने किस क्वालिटी में काम निकाल रहे हो। तो अब क्लाइंट को टाइम, जो बीच का पर्सन है, जब वो क्लाइंट को टाइम दे रहे हैं, तो वहां पे फिर आ जाती है आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट होता है उसका एक डेडलाइन होता है, ठीक है, जो आप लोगों को माइंड में रखते हुए, अगर आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट इतने टाइम पीरियड में हो जाएगा। बिकॉज अभी बहुत से लोग एक नए आर्टिस्ट को तब ढूंढते हैं जब उनको लगता है अच्छा, दे वर्क इन लेस पे एंड टाइम भी उनसे हम लोग थोड़ा सा होता है कि फ्रेशर्स पे थोड़ा प्रेशर ज्यादा डाला जाता है, ठीक है, और काम भी आपसे ज्यादा निकलवाया जाता है, और ये प्रोसेस ही है। और वेल पर्सनली आई थिंक कि सीखते भी ऐसे ही हैं आप लोग, ठीक है, या हम सब लोग। जैसे हम लोगों ने भी जब करियर स्टार्ट किया था, तो काम मतलब काफी ज्यादा फ्रेशर्स को दिया जाता था, सो दैट आप उस वर्किंग प्रोफाइल को समझें, कैसे चीजें वर्क हो रही हैं, एंड विद टाइम आप थोड़ा सा स्टेबिलिटी टाइम के साथ आती है, फिर आपको भी समझ में आ जाता है अच्छा काम कैसे हो रहा है। अब अगर आप क्लाइंट को टाइम दे रहे हो, तो यू मस्ट नो कि अच्छा, आपको पता है कि ये 2 दिन में काम होगा, तो आप उसे 3 दिन या 4 दिन मांगोगे, ठीक है। 2 दिन आप अपना काम करोगे, इनफैक्ट 2 दिन से पहले ही कोशिश करोगे काम करो, और कुछ टाइम पीरियड आप करेक्शंस के लिए निकालो, या फिर जब आप क्लाइंट को दोगे, तो हमारी क्रिएटिव फील्ड में कभी ऐसा नहीं होता कि आपको वापस करेक्शन के लिए काम नहीं आएगा। सो हमेशा ऐसा होता है कि आपको करेक्शंस बहुत सारे, यहाँ पे आई थिंक बहुत सारे लोग हैं। कौन है, जैसे सोनल इज देयर, सोनल इज नॉट देयर, ओके। So I don't know if somebody is here who's taking up freelance project, या as a इंटर्न काम कर रहे हैं कि नहीं, बट जो कर रहे हैं दे नो कि आपको कोई भी एक छोटा सा, अगर आप डिजाइन भी दोगे, ग्राफिक डिजाइनिंग का भी कुछ काम होगा आपका, या फिर एनिमेशन में तो बहुत ज्यादा आएगा। अगेन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, जैसे ही आप ग्राफिक्स में आ रहे हो कम करेक्शंस आएंगे, एनिमेशन में आओगे थोड़ी ज्यादा आएंगे, फिर 3D में आओगे, क्योंकि उनको चीजों को रिजॉल्व करने में टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जो लोग जानते हैं, अगेन कहूंगी, 3D में आप पूरा रेंडर करने के बाद अगर करेक्शंस आ रहे हैं, तो आप वापस से जाओगे, चीजों को ठीक करोगे, फिर रेंडर करोगे। तो इसलिए एक टाइम पीरियड सेट किया जाता है कि अच्छा, आप जब काम कर रहे हो या फिर प्रोजेक्ट्स ले रहे हो, तो आप पहले उसके बारे में बजटिंग सोचते हो। एंड अगेन इनिशियली आई वोंट से कि आप ज्यादा मनी पे ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि बीइंग क्रिएटिव, आप लोगों को सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि हम जो डिलीवर कर रहे हैं वो हमारा बेस्ट आर्ट वर्क होना चाहिए, सो दैट मार्केट में जब आपका ऑटोमेटिकली नाम होगा, तो फिर लोग अपने आप अप्रोच करेंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द मनी। पैसा तो बाद में अपने आप आएगा, पहले अपने काम को रिफाइन करना है, जो टाइम के साथ ही होता चाहता है। और कई बार क्लाइंट्स के फीडबैक भी आते हैं। सो सॉरी गाइस, सो सॉरी, जस्ट अ मिनट। Sorry for the disturbance. All right. So I'll just take a minute. I'll just take a minute. Yes. So yeah. So अब जैसे आप what was I discussing? Please, somebody, if you can help me out. Yes, Habiba or Paridi. Yeah, dealing with clients, right? So yeah, Yes, ma'am. right. So
या सो एट फर्स्ट यू डोंट हैव टू फोकस ऑन मनी. ठीक है, आपको मैंने बोला जैसे कि आपको अपने काम को और रिफाइन करना है, और वो आप क्रिटिसिज्म या क्लाइंट से या जैसे बोला जाता है कि आप कोई भी काम प्रेजेंट कर रहे हो उससे पहले अपने नोन लोगों को प्रेजेंट करें, उनसे फीडबैक लें. या क्लासेस में भी पर्सनली मैं ये चीज करती हूँ कि आप लोग जो प्रोजेक्ट सबमिट करते हो तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि हम स्टूडेंट से ही पूछते हैं कि आप इस पे फीडबैक दीजिए कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं. तो जो बता रहे हैं उससे उनको भी काफी नॉलेज होती है कि अच्छा ये चीज है. अगर आपने कोई डिजाइन बना रहे हो तो उसमें आप कोई मैसेज दे रहे हो तो वो मैसेज कन्वे हो रहा है कि नहीं, या फिर आप किसी कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो तो वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट दिख रहा है कि नहीं ऑडियंस को. तो वो कुछ चीजें हैं जो आप बीइंग अ डिजाइनर आप अपने पर्सपेक्टिव से कोई भी चीज डिजाइन कर रहे हो और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर क्लाइंट को ही नहीं पसंद है तो कोई फायदा ही नहीं है. और ऐसा बहुत हुआ है, हमारे साथ भी बहुत हुआ है कि हम अपने स्टाइल से चीजों को बना रहे हैं लेकिन लोगों को पसंद नहीं आता है, क्लाइंट को. वो उसमें बहुत सारी चीजें और उनको, जबकि आप अपने प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, प्रिंसिपल्स जो हम लोग चीजें करते हैं क्लास में वो चीजों को फॉलो करते हुए हम चीजें डिजाइन करते हैं और उनको नहीं पसंद आता. वो कहते हैं अच्छा ऐसे ऐसे चाहिए उनको. तो कई बार आपको ये भी समझना है, बैलेंस करके चलना है कि अगर क्लाइंट ने कुछ कहा है, बिकॉज द क्लाइंट इज योर गॉड. ठीक है, आप क्योंकि दे आर पेइंग यू फॉर दैट, तो आपको थोड़ा उनके हिसाब से भी चलना है और थोड़ा सा यू ऑल्सो हैव टू गाइड, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है तो आपको भी गाइड करना है. यू हैव टू टेल कि आपने ये चीजें ऐसे क्यों किया. सो यू हैव टू एक्सप्लेन थिंग्स. सो तब जाके एक अंडरस्टैंडिंग आती है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें रिलेशंस बिल्ड करते हुए चलना है, राइट. हमारी फील्ड में ऐसा ही है कि आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत ज्यादा फोकस करना है. यस सर, यू वांट टू से समथिंग? Yes, ma'am, I have a question even because it's a very important thing you have raised. क्योंकि ओके. बहुत टाइम ऐसा होता है because their students are dealing with they are non-technical people जिनको काम करवाना होता है largely, राइट, एग्जैक्टली, राइट. and they have something in their mind हम्म. कि ऐसा होना चाहिए, but राइट, when we are working on it तो हम बिल्कुल उनकी expectation से different बना देते हैं. राइट, बिल्कुल होता है ऐसा. तो इसका उसमें जब हम डिफरेंट बनाते हैं तो हम उस एटीट्यूड से बनाते हैं कि ये ऐसा ही होता है और ये ऐसा ही होना चाहिए. राइट, राइट. उस टाइम में लार्जली क्रिएटिव वाले कई बार ठीक निकलते हैं लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं आ नहीं पाती. होती है, बिल्कुल सर. उसमें जो सबसे बड़ा की रोल है वो रोल है आपके रेफरेंसेस का, आपकी Right. रिसर्च का, राइट. आपके उनके कंपटीशन एनालिसिस का, कि सर मैंने ये डिजाइन Right. इसलिए ऐसा बनाया है कि ये रेफरेंसेस हैं, ये ऐसा बनता है. यस, जब आप यस. डेटा पॉइंट पे और उनके कंपटीशन के ऊपर रिसर्च के साथ जाओगे तो आपको उनके ईगो का भी टेक केयर रहेगा एग्जैक्टली. या आप उनके इमोशंस को बैलेंसली हैंडल कर पाएंगे और आप कन्विंस कर पाएंगे कि सर इसीलिए मैंने ये डिजाइन ऐसा बनाया. राइट, राइट. और आप जो कह रहे हैं उसके अंदर मुझे ये चैलेंज और गैप नजर आ रहा है. अगर अभी भी आप कहें तो जैसा आप कह रहे हैं या मैं वैसा बना दूं या आप कन्विंस है इसको यूज करने के लिए. कम्युनिकेशन कैन ईज आउट ऑन एनी लेवल. राइट, वेरी ट्रू. राइट, आप कम्युनिकेट करेंगे पोलाइटली. मैम ने जैसे बताया है कि वही क्लाइंट आपको रेपिटेटिव ऑफ वर्क देगा अगर वो आपके काम Exactly. में खुश होगा. तो Right. आपको उनके इमोशंस को बैलेंस भी करना है और Right. डेटा पॉइंट पे, रिसर्च पे जब आप उसको कंपैरेटिव दिखाओगे तो Exactly. कन्विंस करना और अपनी बात रखना इजी हो जाएगा. राइट, वेरी ट्रू सर. स्टबर्ननेस से नहीं आओगे कि सर Yes. ऐसे होगा, आपको क्या पता उसके डिजाइन के बारे में. बिल्कुल सर, मेरा भी यही कहना है कि व्हेन यू शो द एग्जांपल देन द क्लाइंट विल अंडरस्टैंड इट बेटर. And relevant Yeah. examples, right? Yes, अब relevant someone is example. comparing Very true. themselves with the McDonald का brand या KFC का brand and you are showing them कोई road side कैफे का आप उसके साथ कंपेयर कर रहे हो तो वो डायरेक्टली अटैक है उसके. Right. Yes, yes, definitely. उसको take care करके चलना. Yes, yes, we have to take care of. उनके चेहरे पे स्माइल है. I think he has experienced something like this. Okay. Is that so, Vipul? Yeah, something like
Over to Uh-huh. you, ma'am. Sorry for interruption. Over to you. No, no, sir, that's fine. Okay. So, जैसा सर ने कहा, it's very true that we definitely have to take care of the emotions of our clients because future में वही आपको projects देने वाले हैं, and as I said that आपको relationship building पे भी काम करना है. So this is why we are having these sessions, you know, self leadership पे, so that आप अपने आप को personally कैसे आप groom कर रहे हो, because it's not just कि आपको skill आना चाहिए. Again, I always say that skill people are not looking for skilled people, बिल्कुल देख रहे हैं, बट दे प्रेफर जिनका राइट एटीट्यूड है, उनकी हायरिंग ज्यादा होती है. सो यहाँ पे आप लोगों को प्रोफेशनली जब आप चीजों में जा रहे हो, तो एक आपको कैसे डील करना है क्लाइंट के साथ, आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को एक वर्किंग एनवायरनमेंट पे भी आने के बाद टाइम लग जाता है, बिकॉज वी हैव फेस्ड दीज इश्यूज एज वेल. आप जब किसी सर कंपनी में भी आप जाओगे, सकते हैं अगेन स्पेशली इन ये 5 क्रिएटिव में फील्ड, ओवर हो जाए. तो बहुत अनप्रोफेशनलिज्म आप लोगों को देखने मिलेगा फ्लोर पे. बहुत वो कॉल कैसे बाद में मैनेजमेंट चलेगा. को भी समझ नहीं आ रहा कैसे आने चीजों का को मन करना कर. है. ये इश्यूज हम लोगों ने बहुत फेस किया है. तो अभी फिर भी चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं. कोई इनफैक्ट वीडियो जो दिखा दे सर कि जो जस्ट क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इससे अगर आप लोग अपने आप को ग्रूम करके जाएंगे, तो यू विल नो हाउ टू हैंडल सच सिचुएशंस, कि अगर कोई चीज वर्स हो रही है तो उसको ना करें. जैसे हमारे साथ बहुत हुआ है कि किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, सीनियर को कोई चीज नहीं पसंद इसके आई, अलावा थोड़ा तो मोटिवेट आप करना वहां पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो काम ये कर. उसकी वजह से रेजिग्नेशन दे दिया. ये सब चीजें हमने बहुत देखी हैं. चक्रों में मत सो पड़ो, ऐसे काम इश्यूज करो. को कैसे टैकल करना है कामली, ये सारी चीजें भी आप लोगों को अपने अपने आप को ग्रूम करना है, जिसके लिए सर की डेफिनेटली गाइडेंस तो है ही. और बिल्कुल सर, आप कंटिन्यू करिए. अगर कुछ क्वेश्चन है तो गाइस प्लीज यू कैन आस्क यस एनी यस यस. क्वेश्चन. क्लाइंट डीलिंग से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स आर बी फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, एंड लेट अस या बी या पानी इंटरैक्टिव. पानी पीने जाना है, वॉशरूम यूज करने जाना है, कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं. ठीक है. यस. एनी अभी क्वेश्चन. तो नहीं है सर, बाद में बताते हैं, अभी शुरू. ठीक है ओके. दिलीप, ठीक है, वेरी गुड. ओके. ठीक है. अब यस. थैंक यू सो मच वर्षा मैम, थैंक यू फॉर पुटिंग यस. लाइट ऑन इट. तो अब यस हम सर. एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखेंगे और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो चीफ मेंटर हैं अतुल सर, वो आपके साथ 5-10 मिनट्स स्पेंड करेंगे. ठीक है. एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप उसे देखें और बस देखने का है उसको. कम्युनिकेशन उसका बड़ा हैवी है, उसकी चिंता मत करो आप पर उस पर देखो, उसकी डेप्थ को समझो कि उसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं. ठीक है. तो कूबो मेकिंग के बारे में है ये. तो कूबो मेकिंग या स्टॉक स्टॉक कूबो. Family is very powerful. आई होप आप Your सबको mother आवाज आ used the रही है. magic to save you and bring me to life. I'm here to protect you, Kubo. And that means you have to do as I say. Don't mess with the monkey. I don't know that I was prepared for how difficult it was going to be to direct a film. Even, it really took advantage of every job that I've had in this industry up until this point. And even still, it was incredibly exhausting. It was demanding. As a director, you're the nexus of every creative and artistic and technical decision on a film. And so it's a heavy burden. If the film doesn't work, it's your fault. We never even attempted a big sprawling fantasy before. And for good reason. I mean, it turns out it's really hard. It's really, really hard. Oh my God, it's so hard. but that was the movie that we wanted to make. We wanted to tell this incredible, beautiful story, and it required something of this sweep and scale, which is not something that comes naturally when you're working in stop motion. There definitely is a different process to making a CG film than there is to making a stop motion film. Making a stop motion film requires tremendous discipline because
everything, you have to build everything. You know, nothing exists as a virtual object in a computer that you can then just download a new file and then you have another set or whatever it happens to be. You don't have infinite number of characters. You actually have to build a puppet, and you can only use that on one set. And so if you want another set puppet, you've got to build another puppet. You've got to make a new costume. You have to build a new set if you need another set. So everything that we do, because it needs to be built by hand, you really need to put a ton of thought into it, and you got to be extraordinarily disciplined about how you're using your resources. And so we could never be in a situation where we were 3 years down the road and starting production on a film where all of a sudden we rethink the ideas of the film and had to start over. It just wouldn't work, which is why, and because we're an independent animation studio, we're not part of some big multinational media conglomerate, we've got to be very, very disciplined about how we're using our resources. And so for the first 2-3 years of a project's development cycle, you're fundamentally just focusing almost entirely on the script and the story and the characters and trying to figure out what the thematic ideas are that you're exploring in the film, what aspects of your own life can you weave into it to give it resonance and meaning. But we're really not doing very much visual development at all. We don't find the story in boards like a lot of animation houses do. We basically get the foundation for the script right before we pretty much do any visual development, and then you start figuring out who these characters are, then you start storyboarding. And so by the time we're actually shooting the film, we basically know what the movie is. And it does evolve a little bit as you're making the film. The process of actually shooting the film is 2 years. The whole cycle of the film took about 5 years to create. But by the time we start shooting, we basically know what this movie is. And it might change a little bit on the margins, but it's not going to change dramatically. If you're going to tell a big, sweeping epic story, it has to look big and sweeping and epic. You can't, which is sort of antithetical to how we make movies. I mean, essentially, the way you make a stop motion film is that you have a bunch of gussied up tabletops that you shoot in a big warehouse, and the idea of making that look like a big, majestic, endless, majestic vista is absurd. I mean, we talked about this movie as a stop-motion David Lean film, which is kind of silly when you think about how you make these movies. I mean, the biggest set is maybe 20 feet long, and so it was a real challenge to test the crew to make a film like this, of this sweep and scale. And so we used basically every trick that we had. It was, by far the most challenging, the most ambitious thing that we've ever taken on at the studio. And so, something like the big skeleton monster, which our heroes face off in this incredible temple. I got this. I don't got this. Which was heavily inspired by Ray Harryhausen, who was, an incredible stop-motion filmmaker. And the way we actually built that puppet full scale, this big monster that they face off against, it's this 16-foot tall puppet that weighed 400 pounds, and it's at the base we had to build essentially this metal contraption controlled by a computer that was essentially the same thing you find on a flight simulator or on a theme park ride, a virtual reality ride at a theme park. And that allowed us to move the torso around without fear that the thing would fall over and collapse and crush the animator who was bringing it to life. But essentially, we created this high-tech thing to move the torso around, but at the same time, it was like a marionette because we have these cables that went from the wrist all the way up to the ceiling and drop back down to the floor that were held in place by plastic buckets filled with sandbags. And so it's a combination of really high-tech stuff and lo-fi stuff that we merged together, which is one of the things I absolutely love about stop motion. But then there's things like, there's a battle on a raging sea, and that's a combination of stuff that we shot as reference on the stage to figure out how we're going to do the water, using panes of rippled shower glass, using pieces of paper, using metal grids that we put garbage bags over, and then we bring that into the computer and then modify and enhance that using CG techniques. But that stuff is really challenging to do as well because it needs to behave like real water, but it needs to look like the same style that everything else has in the movie. And so there's this one shot that it was one of the first shots that we finished off the floor, and a year and a half later, we actually finished all the visual effects on it. And it was a shot where Kubo's boat is coursing through the water. And when we finally approved that shot coming out of visual effects, the visual effects team actually built a model pinata of Kubo's boat and proceeded to beat the hell out of it with sticks, just in celebration of finally finishing the shot. The exciting thing for me as an artist and as a lover of stop motion is it feels like we really are just scratching the surface of what you can do within this medium. We want the art form to live up to its potential, and so if we can improve, if we can continue to make it better, that's what we're going to try to do. And it just the ambition, the desire to make these films as beautiful as they can possibly be is always there.
there, from the audience's perspective, they just want to go on a journey. They just want to be, enjoy a story. And so, which is why we basically try to use every form of filmmaking that we can to bring these things to life. It really is a gumbo of art, craft, science, and technology. And so, the ambition is always there to push and to make these things as incredible, as beautiful, as big and expansive as they can be. And so I don't think there's ever a concern on our part that, it's going to be too good. I mean, we always look at these things like they're flawed, they're imperfect, and there are mistakes in every single frame of one of our movies. But I think that's part of the beauty of stop motion. It's just there's an inherent humanity to how these things are done. It's not mathematically precise. It is something that's brought to life by an artist's hand, which I think is extraordinary. These people had one thing in common. They knew they had it in themselves. Yeah. Hello, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. तो अभी जो आपको एक ये दिखाया था, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एनिमेशन टेक्निक. ओके, इसको हम स्टॉप ब्लॉक टेक्निक बोलते हैं और ये सबसे पुरानी है, एनिमेशन की सबसे पुरानी टेक्निक्स में से है. कह सकते हैं जितनी कॉमिक आर्ट पुरानी है उससे भी ज़्यादा पुरानी शायद ये होगी, और उतनी पुरानी पुरानी. और इसको आपको दिखाने का पर्पज़ ये था कि आपको ये पता चले कि एक्चुअली कितनी मेहनत होती है किसी पर्टिकुलर चीज़. और ये बाद में सारा कुछ कंप्यूटर पे जाता है, आप उसकी कंपोजिटिंग वगैरह उसका नेक्स्ट लेवल का पार्ट सारा उस पर करते हैं. और बेसिक द होल क्रिएशन इज डन बाय हैंड्स ऑफ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा दोस काइंड ऑफ थिंग. पहले तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट और ये रोबोटिक्स वगैरह भी कुछ नहीं होती, सारा काम हाथ से होता था. लोग एक एक करेक्टर की एक एक चीज़ को हाथ से बनाते थे और इसके एक एक मोशन के हाथ से उसको बिल्ड करते थे. और मैं इसको कहता हूँ कि इसे आर्ट ऑफ इनफाइनाइट पेशेंस वाला वर्क है. ओके, तो जस्ट टू शो यू कि कितना काम और लोग करते हैं पूरी दुनिया में. जब वो एक छोटी सी फिल्म बना रहे होते हैं तो कितने साल लगा देते हैं और तब वो जाके चीज़ डेवलप होती है. पर उनकी अंडरस्टैंडिंग रियल लाइफ की इतनी अच्छी होती है कि वो उसको रिप्लिकेट कर पाते हैं उसमें. ओके, तो एक है पूरा का पूरा लाइफ को अंडरस्टैंड करना ताकि आप उसे रियल लाइफ में को अपनी पूरी की पूरी एनिमेशन फॉर्म में या अपनी आर्ट फॉर्म में रेप्लिकेट कर पाएँ या कुछ और नया भी क्रिएट कर पाएँ. तो उसके लिए आर्ट लाइफ को एज इट इज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है ना. उसके बाद आप अपनी रियल लाइफ और फैंटेसीज उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट यू कैन बिल्ड. दूसरा क्या होता है कि ये एक तो काम है आर्ट फॉर्म को अंडरस्टैंड करना, लाइफ को अंडरस्टैंड करना. दूसरी बात अपनी आर्ट को अंडरस्टैंड करना ताकि आप उसको रिक्रिएट कर सके यूजिंग दोज टूल्स. दिस इज व्हाट यू विल बी लर्निंग. जो प्रकृति एनिमेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम योर विल गो इनटू लर्निंग दोज टूल्स एंड टेक्निक्स एक्सेट्रा कि आप उन सारी चीज़ों को बिल्ड कैसे करेंगे, कंपोजिटिंग कैसे करेंगे, फाइनल आउटपुट कैसे निकालेंगे, साउंड पर कैसे काम करेंगे. इसलिए आपको ये दिखाया था कि आप समझ सकें. और चाहें तो ये द नेम ऑफ द मूवी इज कूबो एंड द टू स्ट्रिंग्स, आप जाके देख सकते हैं इसको. इट वॉज ए वंडरफुल मूवी और इसकी मेकिंग भी आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा लोग कितनी मेहनत करते हैं. जस्ट वन इंट्रोडक्शन. दिस इज नॉट लिटिल फार बियॉन्ड द कंप्यूटर एनिमेशन, पर एनिमेशन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, बहुत तरीके से लोग काम करते हैं. दिस इज़ वन फॉर्म जिसे हम स्टॉप ब्लॉक टेक्निक बोलते हैं. ओके, इंडिया में भी इसको लेकर कई फिल्म बनी है. एक दो टोकरी वगैरह आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है उन पर मोस्ट ऑफ द वर्क इस पर काफ़ी काम इंडिया में कम और बाहर बहुत ज़्यादा. ठीक है, पर ये जनरली एनिमेशन की स्टोरी है तो इट्स फाइन कि ग्लोबल काम ज़्यादा होता है इंडिया में काम. बट एक्सपोजर इस समय बढ़ रहा है, मार्केट भी इंक्रीज हो रहा है पूरा का पूरा, और मार्केटेबिलिटी भी इन सारी चीज़ों की इम्प्रूव हो रही है. तो दैट्स अ गुड थिंग. यू आर इन द राइट टाइम. आप लोग राइट टाइम पर ये चीज़ें कर रहे हैं कि जब जिसके लिए एक लेवल का मार्केट बिल्ड होना शुरू हो गया है मार्केट. ओके, तो मेरा सिर्फ यही सजेशन है कि लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और इतनी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की होती है और एक बहुत बड़ा टीम वर्क होता है. तो आप इस चीज़ को समझिए और चीज़ों को, और आप कर सकते हैं. सबसे बड़ी बात है कि यू आर, जब भी आप थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे तो आप कहीं पर भी पहुंच पाएंगे. बट अंडरस्टैंडिंग of the real life, understanding of your tools, and then giving your 100%, that's what will take these things forward. Okay,
तो मेरा थोड़ा सा ही है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम तुम लोगों का नहीं लेना चाहूँगा. वी विल टेक सम अदर टाइम, वी विल डिस्कस इन डिटेल. और आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होंगी और कोई चीज़ होगी तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो, या फिर हम वी कैन टेक इट अप लेटर व्हेनेवर यू वांट. ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू टॉक अबाउट? थैंक यू, बाय बाय. Thank you, sir. Thank you so much. Jyotirmay sir, are you available? Are you in a Yes. I'm at home, so no problem. No problem. So it's over to you, sir. Okay. So, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay. So, regarding soft skills, because this particular discussion is about soft skills. So, soft skills में दो चीजें जो सबसे पहले आते हैं वो है एक्चुअली मैं अपना जर्नी भी थोड़ा सा इसमें शामिल करूंगा, कैसे मैंने चालू किया था एंड हाउ आई गॉट इनटू दिस इंडस्ट्री. तो हाँ, बट सबसे जो इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं वो बहुत सिंपल है. वो सीखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करने पड़ेगा, ना ही आप उसमें बहुत ज्यादा स्किल्ड होना चाहिए, बट सिंसियरली एक सिंसियरिटी होनी चाहिए. हर चीज में एक सिंसियरिटी होनी चाहिए. आप कुछ भी कर रहे हो, वेदर इट इज एक छोटा सा ग्राफिक डिजाइनिंग हो या बहुत बड़े इंडस्ट्री कोई शॉट हो, एक ऑटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ आप करना चाहिए. वो पहला चीज है. तो मैंने देखा हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स में कम्युनिकेशन जो चीजें हैं, कम्युनिकेशन आजकल बहुत वाइड हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ डिजिटल मीडिया. और जो अनकन्वेंशनल कन्वेंशनल दोनों मीडियम यूज हो रहे हैं. तो पहले क्या था, पहले तो डिजिटल मीडियम था नहीं, हम लोग जो भी डिस्कशन करते थे आमने सामने करते थे. लेकिन आज हम लोग ये जो डिजिटल मीडियम में हम लोग थ्रू टीम या गूगल मीट या कुछ भी जो भी टेक्नोलॉजीज है, जूम है या दूसरे भी कोई प्लेटफॉर्म है, उसमें हम लोग कर रहे हैं. लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीजें लगता है सॉफ्ट स्किल्स में, अगर आप बिफोर इवन यू गो टू द इंडस्ट्री, आपको क्या चाहिए? आपको एक अच्छा रिज्यूमे चाहिए, एक सीवी चाहिए. हम रिज्यूमे कहते हैं, सीवी कहते हैं या करिकुलम बीटे कहते हैं. तो आपके पास कोई भी काम अप्लाई करने से पहले, बहुत सी पहले आपके पास वो रिज्यूमे रेडी हो जाना चाहिए. इन द सेंस, अभी जैसे आपको अभी सीख रहे हो, यू आर राइट नाउ लर्निंग, बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर यू जॉइन एन इंडस्ट्री, वेदर यू वांट टू डू फ्रीलांस और वेदर यू वांट टू जॉइन अ बिग एनिमेशन company. It is very important to write a good resume. A lot of people miss out. They think that okay, because I am fresher, I just need a one-page resume and one-page CV. That will be enough. But कभी-कभी ऐसा होता है, when you are applying to a good company, they also want to know you as a person. They are not simply interested to learn where have you learned done your plus 2, where have you done your finished your graduation or postgrad or diploma. They also want to know about you as a person. Especially, I would like to recall one of my experiences when I was applying for the second job in one of the, that time it was one of the very well-known institute. So it is called MAC. Obviously, you might be knowing. So I was applying to the head of, My Academy of Advanced Cinematics. That was in head office. So I was applying straight away. I was in Chennai, but I wanted to join the core team of MAC in head office in Andheri. थोड़ा सा हिंदी. हाँ, ओके. तो मैं अप्लाई कर रहा था माय एकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमैटिक्स में सीनियर टीम के लिए, कोर टीम मेंबर के. और मेरे पास जो क्योंकि वो मेरा सिर्फ तीसरा जॉब था, इट वाज नॉट सेकंड जॉब, तीसरा जॉब बेसिकली. तो तीसरा जॉब में कितना होना चाहिए? वही 1 पेज का 1.5 पेज का होना चाहिए. बट मैंने क्या किया था, मैंने हर कोई क्या करता है, एक छोटा सा अपना लिख लेता है कि मैंने ये कंपनी में काम किया, ये मेरा डेजिग्नेशन था और यहाँ पे मैंने ऐसे काम किया, और अपने बारे में थोड़ा सा लिख दिया कि मेरा हॉबी क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है. बाकी बहुत ही सादा सीधा एक सीवी रहता है. तो मैंने क्या किया था,
when I applied for this particular job, I wanted to know who are the person who is going to take the interview or recruit me. तो मुझे पता चला कि the senior vice president is going to take the interview. जब आप एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के साथ बात करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो बात करने का तरीका या लिखने का तरीका वो सही होनी चाहिए, बिकॉज ही और सी, आई डोंट नॉट नो, बट ही और सी वुड लाइक टू गो डिटेल, बहुत से डिटेल के अंदर जाना चाहते होंगे शायद. तो मुझे ऐसा लगा, तो मैंने क्या किया, मेरे जो सारा 3 साल के एक्सपीरियंस मैंने लिखा. मैंने सीवी को मेरा काम नहीं लिखा, मैंने एक्सपीरियंस लिखा. तो हर चीज को जो पॉइंट वाइज, एवरीथिंग पॉइंट वाइज मैंने क्या किया कि मैंने इस कंपनी में क्या सीखा. मैंने कोई भी कंपनी के बारे में नेगेटिव नहीं लिखा, हर कंपनी में मैंने पॉजिटिव लिखा, मैंने कोई चीज नेगेटिव नहीं लिखा. और 4 चीजें जो मेरा जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज है, थ्रेट्स है, ये 4 चीज को मैंने पॉइंट आउट किया. हर कंपनी में मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने कैसे निकाला. मैंने कि प्रॉब्लम फेस किया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं. मैंने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला और हर चीज को बारीकी से मैंने लिखा. और 3 पेज लिखा, 1 पेज एक कंपनी के लिए. तो 3 पेज में मेरा रिज्यूमे, मैंने सीवी जो करिकुलम बिटे है उसको बनाया, अच्छी तरह से लिखा और मैंने भेज दिया. एंड बिलीव मी, उसके बाद जब इंटरव्यू था सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के साथ, श्रावणी चोपड़ा जी, तो इट वाज वो महज एक औपचारिकता रह गया. एंड शी न्यू ए लॉट अबाउट मी फ्रॉम दैट लेटर. तो आई वॉज नॉट वेरी गुड एट, मैं एक मेंशन करना चाहता हूँ, व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जब आई वाज नॉट वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, बिकॉज जस्ट लाइक यू, हमारा वर्नाकुलर जो लैंग्वेज है वो उड़िया लैंग्वेज था. आई एम बेसिकली फ्रॉम उड़ीसा, सो मैं उड़िया में जाते बात करता था. आई वाज नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश, सो मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था. शी डिडंट हैव अ वेरी गुड इंप्रेशन व्हेन शी स्पोक टू मी ओवर फोन. उस टाइम पे तो वीडियो तो का तो जमाना था नहीं, तो फोन में ही बात हुई, तो फोन में इतना इंप्रेस नहीं हुई. बट बिलीव मी, आई गॉट द चांस इन दैट कंपनी. वहां पे मुझे चांस मिला सीनियर टीम, वो भी सीनियर टीम में. उस टाइम पे उनका ऑलरेडी 10-15 सेंटर हो चुके थे. अभी तो आप लोग बोलोगे सर कि अब हम लोग खाली सीवी बनाने के लिए पैसा क्यों दें उनको. You might be thinking that. I'm not advocating any company, but you must understand that there is a lot of role of a good CV, well draft, properly design किया गया और drafted किया होगा. लोग तो डाल दो, उन पे फोटो डाल दो बाएं साइड में और पॉइंटर डाल दो, बढ़िया से डिजाइन कलर वलर छाप दो, थोड़ा सा ग्राफिक डाल दो, तो वो डिजाइन होता है. वो डिजाइन नहीं होता है, वो देखने के लिए वो बनाया जाता है. बट एक्चुअली जो पढ़ने के लिए होता है, सीवी पढ़ने के लिए होता है, देखने के लिए नहीं होती.
ठीक है, तो ग्राफिक, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ग्राफिकली डिजाइन करोगे, लेकिन उसमें क्या ऐसा इन्फॉर्मेशन दोगे तो लोगों को अच्छा लगेगा. So Barsa ma'am was very particular. So I would like Barsa ma'am to give more emphasis regarding this writing a CV and designing a CV. ये बहुत ज़्यादा important है हमारे लिए. तो आपको पता है because when you get a work as a freelance artist also कितना मेहनत करना पड़ता है. And for a freelance artist it is much more important to have a better CV than other people. क्योंकि you are your boss. Nobody is your boss on your head. तो ये सीवी राइटिंग का एक स्किल को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ, क्योंकि मैंने मेरा जो 6-7 जॉब मैंने चेंज किया है लास्ट 22 इयर्स में, मुझे 4 या 5 जॉब मिली है मेरे सीवी की वजह से. कि मैं आई एम रियली फीलिंग प्राउड दैट कि मेरे अपना सीवी को हर 6 महीने में 1 साल में अपडेट करता रहा, और मैं उसको सही तरह से लिखने की कोशिश की और उसको डिटेल दिया. मुझे आई डोंट केयर कि वो जो जिसको मैं भेज रहा हूँ वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, आई डोंट केयर, बट आई वॉन्ट टू गिव एज मच एज डिटेल्स अबाउट मी, ताकि वो मुझसे मिलने से पहले मेरे बारे में एक क्या बोलते हैं एक पर्टिकुलर आइडिया हो सके उनके पास. जो भी इंटरव्यू लेगा कि मेरा क्या स्ट्रेंथ है, मेरा क्या वीकनेस है, मेरा क्या अपॉर्चुनिटीज है, मेरा क्या थ्रेट्स है, ये सारा चीज को वो खुद एनालिसिस करके फिर इसके बाद वो क्वेश्चन पूछेगा मुझे, ताकि मुझे जानने के बाद, अच्छी तरह से जानने के बाद पूछेगा. अगर मुझे अच्छी तरह नहीं जानता है और वो मुझे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होगा, ना क्वेश्चन उनका सही रहेगा ना मेरा आंसर सही रहेगा. तो ये उनको, ये तुम्हारे लिए नहीं है, वो उनको लिए. जब आप अच्छा सा सीवी बनाते हो तो आप जो आपके सामने बैठा जो एचआर है उनको आप अपॉर्चुनिटी देते हो कि आपके बारे में और अच्छा जानने के लिए, ताकि वो सही क्वेश्चन कर सके. अगर सही क्वेश्चन नहीं कर पाएगा तो आपके लिए वो आंसर देना भी मुश्किल हो जाएगा. जब आप गलत क्वेश्चन में पूछेगा तो आप गलत आंसर दोगे तो वैसे सिलेक्शन नहीं होगे. तो मैंने देखा हूं कि अगर सही से ड्राफ्टेड किया गया सीवी अगर सही जगह पे पहुंच गया तो आपको कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बशर्ते कि वेदर यू हैव द राइट क्रेडेंशियल्स. कभी कभी आपके पास क्रेडेंशियल होते नहीं है, आपके पास कभी कभी जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो नहीं होता है, लेकिन आप फिर भी सिलेक्ट हो जाते हो. इसका बहुत गारंटी है कि हर जगह पे क्वालिफिकेशन काम नहीं करता है. कुछ जगह पे आपका ड्राफ्टिंग, आपका पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन और आपका एक्सपीरियंस काम करता है. एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है. बड़े बड़े जगह पे जब जितने सीनियर होते जाते हो एक्सपीरियंस काम करता रहता है, लेकिन इनिशियली आपका कम्युनिकेशन और आपका जो इवन एक कैसे आप 2 लाइन में पहले जब आप भेजते हो कोई अपना किसी को, कोई एचआर को अपना रिज्यूमे भेजते हो तो जो पहला आप इंट्रोड्यूस करते हो अपने आप को, इसको बोलते हैं कवर लेटर. एक पैराग्राफ कवर लेटर होती है अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने के, ताकि कम से कम वो जो सामने बैठा है या बैठी हुई है, वेदर दे विल ओपन योर सीवी, उनको पढ़ने के बाद उनको ओपन करने का मन करेगा कि नहीं करेगा. तो वो कवर लेटर जो होता है वो हो सकता है कि 250 वर्ड्स या 300 वर्ड्स के अंदर होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2000 लेटर्स या अल्फाबेट्स के ऊपर होना चाहिए. तो आप जब भेजते हो अपने बारे में एक पैराग्राफ बहुत मायने रखता है. अगर अच्छे से किया गया, ड्राफ्टेड किया गया, हो सकता है कि नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट लोग देखते नहीं है और उसमें आप लिखे होगे एक पैराग्राफ, उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स रहता है, जैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रहता है, प्रॉपरली पंक्चुएशन वगैरह नहीं होता है, और लास्ट में रिगार्ड्स वगैरह, तो ये सब जो भी जो इसका फॉर्मेट है वो प्रॉपरली नहीं होते. तो मैं कोशिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा बरसा जी से कि सबको एक अच्छी तरह से सबको एक टास्क दिया जाए कि एवरीबॉडी शुड राइट देयर ओन सीवी, देयर डिजाइन देयर ओन सीवी. पहले तो राइट करें अपने वर्ड में, फिर इसके बाद ग्राफिकली फोटोशॉप में बनाए, इलस्ट्रेटर में बनाए, बहुत अच्छी तरह से बनाए और एक दूसरे से शेयर करें. और सबसे उनका कॉन्टेस्ट भी रखा जाए कि भाई कौन सा सीवी सबसे अच्छा है. अतुल सर और योगेश जी और मैं और बरसा मैम, हम लोग सब मिलकर उसको डिसाइड करेंगे कि सबसे अच्छा जो कौन सा है सीवी, और हम लोग कुछ अवार्ड भी दे सकते हैं इसके लिए जब नेक्स्ट इवेंट में. क्या मैं सही बोल रहा हूँ योगेश जी? ये बरसा मैम? यस सर. तो इनफैक्ट सर हमें आपका ये एक और टैलेंट का पता चल गया है, तो मैं आप ही से रिक्वेस्ट करूंगा एक घंटे की क्लास, मास्टर क्लास रिज्यूमे राइटिंग पे आप ही लोगे सर. ये मेरे से आप ठीक है. In fact, I would also like to add, I would like to tell other students that ये जो अभी ज्योतिर्मय सर ने जो अभी बताया सीवी के डिटेल के बारे में, ये हम लोगों को 10 years लग गए
इस चीज को समझने में जो पॉइंट सर ने बोले, तो यू गाइज आर वेरी लकी कि आप लोगों के अपने करियर के स्टार्टिंग में ये टिप्स आप लोगों को मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, एंड प्लीज आप लोग इस चीज को जरूर, और ये बहुत ही अच्छा सर ने बोला है कि लेट्स हैव अ कंपटीशन ऑन सीवी बिल्डिंग आल्सो, सो दैट वुड बी अ क्योंकि ग्रेट सबको भी आइडिया। सबको ग्राफिकली आइडिया हो गया फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का, सो लेट देम हैव द कंपटीशन। वो Yes. ग्राफिकली भी मस्त होनी चाहिए, Yes. और हाँ एक चीज लेकिन ओरिजिनलिटी होनी चाहिए कि कहीं से कॉपी मत करो। डू नॉट कॉपी, डू नॉट लुक एट, आप अपना से डिजाइन बनाओ। Put your own words, yeah. एक इस पे आप मास्टर क्लास लेके असाइनमेंट और रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, थोड़ा सा हैंड होल्डिंग, मेरे को पता है मेरे स्टूडेंट्स कैसे हैं, आपको भी पता है, तो थोड़ा सा एक बार आप इस पे मास्टर क्लास कि कैसे होना चाहिए, क्या पॉइंट्स कवर करना चाहिए, वो एक पीपीटी इनके साथ बच्चों को शेयर करके, तो दे विल मेक अ नोट ऑफ इट एंड दे विल डेफिनेटली गेट इनटू इट। तो जब आपके पास टाइम हो, जब आपको ठीक लगे, 1 घंटे का आप टाइम निकालिएगा, ठीक है सर? श्योर राइट सर। और एक पॉइंट है, अगर मुझे 2-3 मिनट मिलेगा तो मैं बता सकता हूँ उसके बारे में। दूसरा पॉइंट है, पहले तो रेज्यूमे होता है, सीवी होता है, दूसरा जो है पहले भी बरसा मैम ने डिस्कस कर चुके हैं, नेटवर्किंग क्यों इम्पोर्टेंट। नेटवर्किंग मतलब क्या है कि एक दूसरे को जानना और एक दूसरे के बारे में जानना और एक दूसरे के बारे में आप उसको एक पहचान बनाना। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, चाहे आप कितना भी एक्सपीरियंस हो, कितना भी तिस्मार हो, कितना भी आप एजुकेटेड हो, एकेडमिकली क्वालिफाइड हो, टेक्निकली क्वालिफाइड हो, स्किल हो, एक्सपीरियंस हो, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर जॉब में चांसेस नहीं मिलता है तब तक, जब तक इंडस्ट्री में आपका जान पहचान ना हो। तो इंडस्ट्री में जान पहचान कैसे बनाने हैं? पहला चीज तो एक लिंक्डइन है हमारा प्रोफेशनल नेटवर्क के लिए, पहला चीज। सो एवरीबडी शुड हैव ए लिंक्डइन प्रोफाइल। तो वहां पे जाके अपना प्रोफाइल बनाना है, ठीक है, क्रिएटिवली अपना प्रोफाइल बनाना है। और वो तो हो गया डिजिटल प्रेजेंस, लेकिन जो फिजिकली यू मस्ट बी नोइंग सम पीपल इन दिस इंडस्ट्री। वो तो आहिस्ता आहिस्ता हो, क्योंकि अभी तो आप स्टूडेंट हो, इमीडिएटली आपके पास इतना कनेक्शन नहीं रहेगा, लेकिन स्लोली जैसे बरसमान है, उनका भी कुछ कॉन्टैक्ट होंगे, योगेश जी के कुछ कॉन्टैक्ट होंगे, मेरे कुछ कॉन्टैक्ट होंगे, तो आप कम से कम इनके कॉन्टैक्ट में जितने भी कॉन्टैक्ट से आप लोगों को जानना चाहिए। क्यों? इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा जो 6-7 जॉब मैंने चेंज किया 22 साल में, उसमें से 4 या 5 जॉब है, वो अगर मैं ऐसे अप्लाई करता शायद नहीं होता। क्यों? थोड़ा सा उसमें जो फर्स्ट रेफरेंस होता है, आपके रिज्यूमे में हमेशा 2 लोगों का नाम ऐसे होने चाहिए, नीचे सबसे नीचे रेफरेंस का नाम दे सकते हो कि विच रेफरेंस, सपोज XYZ, he is the chief implementer at XYZ company, और मिस्टर MNO, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर इन सो एंड सो कंपनी। तो 2-3 लोगों के नाम होने चाहिए रेफरेंस में, ताकि लोग को जाने जो आपको हायर कर रहे हैं, जो नया कंपनी आपको हायर कर रही है, कर रहा है, तो मे बी दे विल वांट टू नो कि आपके पास कॉन्टैक्ट कितने हैं। डू यू नो सम पीपल? आप इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हो तो कितने लोगों को जानते हैं? बहुत जानना बहुत जरूरी है। और उनको अगर पर्सनली आप जानते हो, जैसे बात करते हो, तो आपका चांसेस 90% बढ़ जाता है। मैं 100% तो नहीं कहूंगा, क्योंकि वो स्किल और एक्सपीरियंस की बात आती है, लेकिन 90-95% बढ़ जाता है अगर आप सही आदमी को जानते हो इस इंडस्ट्री में। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको फोन करके बताने की जरूरत नहीं, बस नीचे लग दो नाम कि मैं इनको जानता हूँ। आज के डेट में रेफरेंस का बहुत मायने रहता है। शायद इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे बाद में, अभी इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास टाइम कम है। सो ओवर टू योगेश जी एंड बरसाना। Hopefully, I have made myself clear. Thank you, sir. Thank you so much for your guidance. Thank you. Most welcome. Yes, Yogesh sir. So thank you. आज संडे है, आप सब एंजॉय करें। हम हर रोज कनेक्ट हुए हैं पिछले 1 हफ्ते से, थोड़ा रिलैक्स करें। ये एक आइस ब्रेकिंग सेशन है कि अब स्टूडेंट सारे हमारे साथ हैं, और अब ये क्लासेस चलती रहेंगी। आपको इसका डेट टाइम स्केड्यूल मिल जाएगा, और हम इस क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे जैसे पहले करते थे। विपुल, अपना इंट्रोडक्शन देना, मैनेजमेंट, लीगैलिटीज़, IPR, एवरीथिंग वी विल बी कवरिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टू सी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। अतुल सर ने किया, थैंक यू टू अतुल सर, ज्योतिर्मय सर, वर्षा मैम,
अमन सर, तो आप सब ने पूरा टीम एफर्ट दिखाया, और एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव बीन पार्टिसिपेटेड हियर, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. कीप लर्निंग, कीप एंजॉय योर लाइफ, नेवर फॉरगेट टू एंजॉय योर लाइफ, राइट? जो भी मूवमेंट है उसे एनकैश करो एंड लिव फुली. टेक केयर, बाय बाय. Bye bye. Thank you. Can be answered. Take care. God bless you. अब 5 बजे है दुर्गेश का इंटरव्यू. तब तक यहीं रहें, यहीं करके हटे, या चलना है घर से करना है, आप जैसा करें. और मंडे करना है तो मंडे निपटा लें नारंग जी को, या ट्यूजडे रखना है. थोड़ा सा उन्हें मैं आप इन्फॉर्म कर दूँ. ट्यूजडे आपको कहाँ है? आइस किसके लिए?